फैक्ट्री बन रही है, मजदूर काम कर रहे हैं। जोर जोर से आंधी चलने लगी। मजदूरों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक पूरा निर्माणाधीन फैक्ट्री का ढांचा हिलने लगा था। सभी उसके गिरने से बचकर भागने की कोशिश करने लगे, मगर पूरी बिल्डिंग भरभराकर नीचे गिर गई। सभी मजदूर उसमें दब गए। तभी वहां बाहर खड़े लोगों को एक सड़ा गला सा हाथ मलबे में से बाहर निकलता हुआ नजर आया और कुछ लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। वो लौट आया है, वो लौट आया, वो लौट आया। ये मामला बड़ा ही गंभीर है। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बताइए क्या करना है। सरकार चाहती है कि जो खाली जगह पड़ी है उस पर फैक्ट्री लगाई जाए ताकि गांव में रोजगार उत्पन्न हो सके। बात तो आपकी सही है काकोसा, मगर सरकार जो जमीन चाह रही है उस जमीन पर तो। कहते हुए वो ग्रामीण चुप हो गया और उसकी बात को पूरा करने के लिए एक युवक बोला, क्या फिर वही बरसों पुराना राग अलाप रहे हो? आज गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे गांव का विकास हो, मगर आप बूढ़े लोग चाहते ही नहीं कि विकास हो। हम जवान लोगों को अच्छी नौकरी और ढंग का रहने खाने को मिले। आप लोगों ने तो खेती किसानी कर गुजर बसर कर लिया। हम लोगों से ये सब नहीं हो पाएगा। आज गांव का हर जवान इंसान शहर जाकर बसना चाहता है। कारण सिर्फ इतना ही कि वहां पर अच्छी नौकरी, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, स्वास्थ्य की सुविधाएं। यदि फैक्ट्री बन जाएगी तो सारी सुविधाएं हमें भी मिल जाएंगी। गांव से कहीं जाना नहीं होगा। मगर आप लोग तो। देख बेटा, बात तो थारी सही है, मगर तुम जवान लोगों का खून जल्दी ही उबल जाता है। कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत सोचना समझना होगा। क्या सोचना है? यही कि उस जमीन पर एक तांत्रिक की लाश गड़ी है। 100 साल पुरानी बात है। अब तक तो उसकी हड्डियां भी गल चुकी होंगी, मगर हम लोग अभी भी इतनी अच्छी जगह को उपयोग में नहीं ले रहे। उस जमीन के पीछे ही नदी है, इसीलिए गवर्नमेंट के इंजीनियर्स के हिसाब से फैक्ट्री के लिए वही जगह सबसे उपयुक्त होगी। नदी के पास की जगह चाहिए तो नदी के दूसरे किनारे पर मेरे खेतों को ले लो। इसी जमीन पर फैक्ट्री लगाने की कैसी जिद? काकोसा, आपको क्या लगता है इंजीनियर्स ने यह सब नहीं सोचा होगा? मगर कोई तो दूसरी वजह होगी जिसके लिए उन्होंने इसी जमीन को चुना है। बेटा, वजह चाहे जो भी हो, हम गांव वालों को यही लगता है कि जो शैतान का साया है उसे सोने दो, जगाया ना चाहे। आप लोग गड़ी बातों के मुर्दे उखाड़िए, मैं जाकर उस मुर्दे को ही उखाड़ देता हूँ। गुस्से में वो लड़का हाथ में फावड़ा लिए जमीन पर पहुंच जाता है। एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। ये देखकर लग रहा था कि किसी की कब्र है। वो लड़का फावड़े से उस कब्र को खोदकर मिट्टी बाहर निकालने लगा। गांव के लोग उसे अनर्थ न करने के लिए रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो किसी की नहीं सुन रहा था। उसने बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। जैसे जैसे गड्ढा बड़ा हो रहा था, आसमान काला होने लगा, मानो अभी तेज बारिश आ जाएगी। गांव वाले अचानक से छाए अंधेरे से डर रहे थे। बेटा, ये अनर्थ मत कर। देख, तू गड्ढा खोद रहा है और आसमान में काले बादल गिर रहे हैं। मत खोद, अरे मत खोद रहे इस गड्ढे को। मगर वो नहीं माना और गड्ढा खोदने के बाद वहां पर कंकाल निकला। उसने वो कंकाल निकाला और नदी में बहा दिया। अब तो खुश है ना आप लोग? जाइए सब लोग यहाँ से। अब वो तांत्रिक ही यहाँ नहीं है तो फिर किस बात का डर? बेटा, ये तूने अच्छा नहीं किया। यदि शैतान का कहर टूटा तो काकोसा, जो होगा देखा जाएगा। अतीत से डरकर वर्तमान को खराब नहीं किया जा सकता। सभी लोग उस युवक की बात सुनकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद जहां पर गड्ढा खोदा था, एक भयानक सा दिखने वाला तांत्रिक अट्टहास करता हुआ खड़ा हुआ। उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। शरीर पर घाव थे जिनमें से खून टपक रहा था। बाहर निकलते ही बहुत जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर आसमान के बादल फट पड़े। पूरी रात घनघोर बारिश हुई और बिजली कड़कती रही। गांव के सभी लोग अपने घरों में छुपे बैठे थे। अपने ही घर पर बैठे सरपंच जी अपनी पत्नी की ओर देखने लगे। दोनों के चेहरे पर डर के भाव साफ नजर आ रहे थे। यह आजकल के बच्चे कुछ भी नहीं मानते। देख लिया उसकी जिद का नतीजा। सालों बाद भी वो जिंदा है। देखो देखो, वो लौट आया। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हो सकता है मौसम की खराबी के कारण बारिश हो रही हो। तूने उस तांत्रिक का कहर नहीं देखा है, मैंने देखा है। इसीलिए यकीन से कह सकता हूँ कि ये सब उसके लौट कर आने की ही निशानी है। अब क्या होगा? होगा क्या? मुश्किल से उसका कहर शांत किया था,
अब तो इस गांव को भगवान ही बचा पाएंगे। बिरजू की माँ, तुझे यकीन नहीं होगा, मगर मैंने अपनी माँ और पिताजी से उस तांत्रिक के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी। सालों पहले हमारा गांव बहुत खुशहाल हुआ करता था। सभी खेती किसानी करके खुश रहा करते थे। तभी हमारी गांव की खुशियों को एक तांत्रिक की नजर लग गई। वो आए दिन सिद्धियों की प्राप्ति करने के लिए जानवरों की बलि देने लग गया। आए दिन किसी न किसी जानवर के दबड़े में कभी मुर्गी तो कभी बकरी कटी हुई मिला करती थी। अपने जानवरों की बलि लगते देख गांव वाले गुस्से में आ गए और उस तांत्रिक के ठिकाने पर पहुंच गए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैतानाय नमः। उसे हवन करते देख गांव वालों ने गुस्से में उसके हवन कुंड में पानी डाल दिया। बस कर ढोंगी, चला जा यहाँ से। आज के बाद यदि हमारे जानवरों को कुछ भी हुआ तो तेरी खैर नहीं। तुझे क्या लगता है हम लोगों को पता नहीं? हमारे जानवरों को तू ही बलि देकर मार रहा है। क्या लगता है बलि देने से तेरा शैतान प्रसन्न हो जाएगा? हवन कुंड की अग्नि को बुझे हुए देखकर तांत्रिक गुस्से में आग बबूला हो गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज मेरी हवन की आखिरी रात थी। मेरी साधना पूरी हो जाती और मैं अमर हो जाता, मगर तुम लोगों ने उसमें विघ्न डाल दिया। इसका खामियाजा तुम सबको भुगतना होगा। गुस्से में तांत्रिक ने अपना चिमटा उठाया और कुछ मंत्र बोलकर अपने हाथ के चिमटे से अग्नि प्रज्वलित कर हवन कुंड में पास रखी खोपड़ी का खून डाल दिया। खून डालते ही शैतान की मूर्ति में जान लगी और वो जोर जोर से हंसने लगी। तेरी साधना पूरी हुई, अब तुझे कोई नहीं मार सकता। तू अमर हो गया है। शैतान की बात सुनकर तांत्रिक भी जोर जोर से हंसने लगा। गांव वाले डरकर दूर हट गए। अब मैं अमर हो गया हूँ, मगर और ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए अब जानवरों की नहीं, इंसानों की बलि दी जाएगी। तुम्हारा गांव नष्ट हो जाएगा। उस दिन के बाद से गांव में उस तांत्रिक का खूनी तांडव शुरू हो गया था। आए दिन छोटे बच्चे या महिलाएं जो भी उसके हत्थे चढ़ती उसकी बलि दे दी जाती। तांत्रिक धीरे धीरे खुद शैतान बन चुका था। पूरा गांव उसके डर के कारण खाली होने लगा था। कोई उसे मार नहीं सकता था। इसीलिए एक सिद्ध पुरुष ने उसे अपनी साधना के बल से जिंदा जमीन में गाड़ दिया और आसपास की जगह को अभिमंत्रित करके उसे हमेशा के लिए पाताल लोक भेजने की व्यवस्था कर दी थी। मगर किसी कारण से उस सिद्ध पुरुष की मौत हो गई और तांत्रिक जिंदा ही धरती और पाताल लोक के बीच में फंसा रह गया। और आज इन नासमझ बच्चों के कारण वो वापस धरती पर आ गया है। सरपंच और उसकी पत्नी बातें कर ही रहे थे कि अचानक जोर की बिजली कड़की। वो बिजली एक घर के ऊपर गिर गई। तेज बारिश में भी घर जलने लगा था। सभी लोग भागकर उस घर के आसपास इकट्ठा हो गए। वे लोग जितना पानी डाल रहे थे उतनी ही आग तेजी से आसपास फैल रही थी। पानी भी मानो पेट्रोल का काम कर रहा था। ये सब देख एक बुजुर्ग मंदिर के पुजारी आगे आए और प्रार्थना में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये सब उस तांत्रिक का ही किया हुआ है। यह गांव बर्बाद हो जाएगा। वो शैतान लौट कर आ गया है। पंडित जी की बातें सुनकर वो युवक जिसने सुबह तांत्रिक की लाश पानी में बहाई थी वो आगे आया और पंडित जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पंडित जी, यदि मामले को संभालने में आप मदद नहीं कर सकते हैं तो कृपया मामले को बिगाड़िए नहीं। इतनी तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और कई बार देखा गया है और सुना भी है कि बिजली घरों पर गिर जाती है जिसके कारण आग लग जाती है। अब वही नॉर्मल प्रोसेस है और शैतान के साथ मत जोड़िए। तुम जानते क्या हो उस शैतान के बारे में, हाँ, जो इस तरह बातें कर रहे हो? पंडित जी बोल ही रहे थे कि तभी किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही नाराज है। जानवर भी उस आवाज से डर गए थे। वो भी इधर उधर भागने लगे और आसमां से खून की बारिश होने लगी। देखो, हवा आंधी तक तो ठीक था, मगर अब खून की बारिश। और कोई सबूत चाहिए तुम्हें? व्हाट रबिश, इसके पीछे भी कोई ना कोई साइंटिफिक कारण तो होगा ही ना। आप लोग कितनी ही कोशिश कर लीजिए, वो फैक्ट्री तो बनकर ही रहेगी। गांव में एक के बाद एक दुर्घटनाओं को देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं।
मगर उस युवक के साथ गांव के भी कुछ युवक मिल जाते हैं और फैक्ट्री का काम शुरू होने लगता है। तुम जवान लोग इस बात को नहीं मान रहे हो तो इतना तो समझ लो कि यदि कोई भी अनहोनी होगी तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। फिर मत कहना कि हम लोगों ने तुम्हें सचेत नहीं किया था। काकोसा, आपको अभी ये फैक्ट्री बनाना बुरी बात लग रही है, मगर जब इस फैक्ट्री से गांव में जो तरक्की होगी ना, आप खुद कहेंगे कि बच्चों तुम्हारा फैसला सही था। अब वो तो वक्त ही बताएगा, ये फैसला गांव में उन्नति लेकर आएगा या तबाही। राम जी बड़ा करें। काकोसा, अब आप आ गए हैं तो ये श्रीफल तोड़कर नींव की खुदाई का काम शुरू करवा दीजिए। युवक के कहने पर सरपंच ने जैसे ही नारियल फोड़ा, नारियल अंदर से पूरा काला था और पानी की जगह खून था। अरे अभी भी मान जाओ और किसी और जगह पर काम शुरू करो। मगर वो युवक नहीं माना और फैक्ट्री का काम शुरू हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी, मजदूरों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक पूरा निर्माणाधीन फैक्ट्री का ढांचा हिलने लगा था। सभी उसके गिरने से बचकर भागने की कोशिश करने लगे, मगर पूरी बिल्डिंग भरभराकर नीचे गिर गई। सभी मजदूर उसमें दब गए। तभी वहां बाहर खड़े लोगों को एक सड़ा गला सा हाथ मलबे में से बाहर निकलता हुआ नजर आया और कुछ लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। वो लौट आया है, वो लौट आया, वो लौट आया। युवक को उस हाथ को देखकर याद आया कि ये तो उसी कंकाल का हाथ है जिसे उसने पानी में बहाया था। पानी में बहने के बाद हाथ जमीन में से कैसे बाहर आया, अब उसे भी यकीन होने लगा था कि तांत्रिक शैतान है। वो भी डरकर भागने लगा तो वो हाथ उसका पीछा करने लगा और उसे हवा में लटका दिया। वो बीच हवा में लटका मदद के लिए चिल्ला रहा था, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तांत्रिक ने जोर जोर से हंसते हुए इसकी गर्दन तोड़ दी। गर्दन में से खून का फव्वारा निकला और बलि दी जाएगी। शैतान को पहली बलि मुबारक हो। बरसात का मौसम अच्छे अच्छे इंसान के मन में काम वासना जगा देता है। ऐसे में दिलफेक आशिक मिजाज लोगों का क्या कहना। निकिता जितनी तन्मयता से अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दे रही थी, वहीं जतन की निगाहें उसी के ऊपर टिकी हुई थी। उसकी खूबसूरती में डूबकर जतन के ऊपर शराब का नशा कुछ और ही ज्यादा चढ़ गया। बस निकिता, यू आर लुकिंग फैबुलस। तुम्हारी आंखें कितनी गहरी और काली हैं, जो देखे वो उसी में खो जाए। सच में सर, आप सच कह रहे हो या मजाक कर रहे हो? निकिता को अपनी बातों में इंटरेस्ट लेते देख जतिन उसके और करीब आ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लिया। सच कह रहा हूं निकिता, तुम्हारी आंखें। जतिन निकिता से बोल ही रहा था कि अचानक अपनी जगह से पीछे हट गया। निकिता का चेहरा बदल चुका था। खूबसूरत चेहरे की जगह एक जला हुआ चेहरा था। आंखों की जगह गड्ढे। पूरा शरीर बहुत भयानक लग रहा था। क्या हुआ? अब मेरी आंखों में डूबने का मन नहीं कर रहा है क्या? जतिन हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन मिस्टर प्रणव मालिया का इकलौता बेटा था। मिस्टर मालिया अपने काम के लिए जितने डेडिकेट थे, उनका बेटा उतना ही लापरवाह दोस्तों की संगत कह ले या पिता की दौलत का नशा, हर वक्त पार्टी, शबाब और शराब में डूबा रहता था। ऐसी कि एक रात जब वो एक पब में बार डांसर के साथ बदतमीजी कर रहा था तो उसकी कुछ तस्वीरें पेपर में भी छप गई थी। जतिन, ये सब क्या है? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी इन हरकतों से हमारे बिजनेस को कितना बुरा असर पड़ता है? आज ये खबर जो अखबार में छपी है, उसके बारे में कंपनी के शेयर होल्डर को क्या जवाब दूंगा? ओह चिल डैड, आप खामोखा इतना परेशान हो रहे हैं। ये सब कुछ तो न्यूज़पेपर वालों का पब्लिसिटी स्टंट है। हमारी पर्सनल लाइफ को भी पब्लिक कर देते हैं। तुम बिजनेसमैन प्रणव मालिया के बेटे हो, तुम्हारा कुछ भी पर्सनल नहीं है। हमारे बिजनेस राइवल हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कब हमसे या हमारे परिवार से जुड़ी कोई बात उनके हाथ लगे और हमारे शेयर के दाम कम कर दे। बहुत हो गई लापरवाही। अब कल से तुम बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो ताकि तुम्हारा ध्यान सही दिशा में लगा रहे।
आप लोग मेरी जिंदगी में दखल नहीं दे सकते डैड। मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दे रहा हूं, बल्कि नई दिशा दे रहा हूं। अब कोई बहस नहीं सुनना चाहता। कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो, समझे? जतिन का ऑफिस में पहला दिन है। सभी उसका ऑफिस में वेलकम करते हैं। हेलो एवरीवन, मीट माय सन जतिन, ही इज योर न्यू एचआर। जतिन सोच कर आया था कि उसे आते ही कंपनी में बोर्ड मेंबर्स में शामिल कर लिया जाएगा, मगर उसके पापा ने उसे एचआर जैसा पोस्ट थमा दिया। वो हैरानी से उनकी ओर देखने लगा और फिर गुस्से में अपने पापा के कैबिन में जाकर बैठ गया। जतिन, क्या हुआ? नाराज क्यों? डैड, आपने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहां पर बुलाया था? हाँ, बोर्ड मेंबर ना सही पर एचआर जैसी पोस्ट क्यों? कम से कम मेरी ना सही, लेकिन अपनी इमेज का तो ख्याल करते। बेटा, मैंने मेरी इमेज का ख्याल रखकर ही तुम्हें एचआर की पोस्ट दी है, वरना तुम तो मेरे ऑफिस में पियोन बनने के भी लायक नहीं। इसीलिए चुपचाप अपना काम करो, समझ गए? और हाँ, अभी सारी बुरी आदत मेरे ऑफिस के बाहर ही छोड़कर आना। यहां पर मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। अपने पिता से नाराज जतिन ऑफिस में काम संभालने लगा, मगर अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। ऑफिस में अपने कलीग से छेड़खानी करना उसकी आदत में शुमार था। लड़कियां अक्सर उससे दूरी बनाकर रहती, मगर कुछ लड़कियां उसके पिता के नाम और शोहरत के कारण उससे दोस्ती करने के लिए उसके आगे पीछे घूमती रहती, और वो उनकी मासूमियत का फायदा उठाता था। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की रिंकी, जो मिस्टर प्रणव की सेक्रेटरी भी थी। रिंकी जितनी ब्रिलियंट थी, उतनी ही दिखने में खूबसूरत थी। दुबली पतली, तीखे नए नक्श, खिलता हुआ कलर। जब वो साड़ी या सलवार सूट पहनकर तैयार होती तो हर कोई उसे देखता ही रह जाता। वो भी मन ही मन जतिन को पसंद करने लगी थी। जतिन भी उसकी मासूमियत का फायदा उठाना चाहता था। मिस रिंकी, आज ऑफिस में ढेर सारा काम है। आप ऑफिस आवर्स के बाद क्या मेरे कैबिन में आ जाएंगी? मुझे कुछ काम है, मैं आपको काम समझा दूंगा। यस सर, श्योर, मैं आ जाऊंगी। ऑफिस के सभी लोग जा रहे थे। रिंकी अभी भी अपने टेबल पर बैठकर कोई फाइल का काम निपटा रही थी। उसकी दोस्त मोना उसके पास आई और बोली, यार रिंकी, क्या कर रही है? चल, सब लोग चले गए हैं, ये थोड़ी सी फाइल बाकी है और उसके बाद सर ने ओवर टाइम करने के लिए अपने केबिन में बुलाया है। तू चल, मैं बाद में आ जाऊंगी। ओवर टाइम ही करना, कुछ और मत करने लग जाना। यार मोना, तू भी ना कुछ भी बोलती है। ये ऑफिस है, चल जा, कल सुबह मिलते हैं। मोना के जाने के बाद रिंकी अपने आसपास देखने लगी। ऑफिस में कोई भी नहीं था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, रह रहकर बिजली चमक रही थी। बादलों की गूंज अंदर कैबिन में भी सुनाई दे रही थी। बिजली के कड़कने से होने वाली आवाज सुनकर रिंकी के चेहरे पर डर आ गया था। वो धीरे धीरे जतिन की कैबिन की ओर बढ़ने लगी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया, और अपने दुपट्टे को संभालते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका एक दुपट्टा चेयर हैंडल में फंसा था। उसने मुस्कुराते हुए जैसे ही अपना दुपट्टा छुड़ाने की कोशिश की कि जोरदार बिजली चमकी। उसके कंधे पर किसी का हाथ था। उसने टहलकर पीछे देखा तो वहां पर जतिन खड़ा था। वो टहलकर उसकी बाहों में समा गया। मुझे तो लगा था कि आज मैं अपने प्यार का इजहार कर दूं, मगर मुझे नहीं पता था कि आप खुद इस तरह मेरी बाहों में आ जाएंगे। जतिन की बात सुनकर रिंकी शर्माकर उससे अलग हो गई। जतिन उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कैबिन में ले आया, जहां जतिन ने पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी थी। फ्लो म्यूजिक बज रहा था, कैंडल और फ्लावर डेकोरेशन था। इतना खूबसूरत माहौल देखकर रिंकी मुस्कुराने लगी। कहो रिंकी, कैसा लगा आपको ये सब कुछ? हम तो आपकी खूबसूरती के कायल हैं। बस आपके लिए ये छोटा सा नजराना हमारी तरफ से। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। बारिश का मौसम, स्लो म्यूजिक और खूबसूरत कैंडल्स और फ्लावर्स का डेकोरेशन, हर कोई मदहोश हो जाए। ऐसी ही मदहोशी में रिंकी जतिन की बाहों में समा गई। ऑफिस में लगे काउच पर ही दोनों अपनी हद भूलकर सुबह तक एक दूसरे की बाहों में थे। अगली सुबह रिंकी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो तुरंत जतिन से दूर हट गई और अपने घर के लिए निकल गई। कुछ दिनों तक वो ऑफिस में नहीं आई। एक दिन अचानक उसका फोन जतिन के फोन पर आया। हे रिंकी, वेयर आर यू? उस रात के बाद तो तुम नजर ही नहीं आई। आई हैव अ न्यूज फॉर यू। न्यूज? व्हाट न्यूज? आई एम प्रेग्नेंट एंड बेबी इज योर्स।
What rubbish! Stop talking nonsense. It's not a joke. I'm serious. तो कॉल क्यों किया? Go and do abortion. What are you saying? होश में तो हो तुम? हमारे बेबी को अबॉर्ट करने की बात कर भी कैसे सकते हो? क्या? तुम श्योर हो कि ये मेरा ही बेबी है, किसी और का नहीं है? ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे जो लड़की मेरे साथ सो सकती है वो किसी और के साथ भी तो सो सकती है। ऑफिस आकर अपनी उस रात की जो भी कीमत हो वो ले जाना, ठीक है? कहते हुए जतिन ने फोन रख दिया। रिंकी जो ऑफिस में कुछ समय जतिन के साथ काम करके समझ गई थी कि रात के समय जतिन अक्सर कंपनी के गेस्ट हाउस में किसी न किसी लड़की के साथ होता है, वो कार में बैठकर सीधे कंपनी के गेस्ट हाउस में पहुंची। उसका अंदाजा सही था। जतिन की कार गेस्ट हाउस के बाहर ही खड़ी थी। जैसे ही वो कार से उतरी, बाहर हल्की फुल्की बरसात हो रही थी। वो गेस्ट हाउस पहुंची तो जतिन वहां पर किसी का इंतजार कर रहा था। सामने रिंकी को देखकर मुस्कुराने लगा। रिंकी, तुम यहाँ? मैं तो किसी और का इंतजार कर रहा था। ठीक है, वो नहीं तो तुम ही सही। कहते हुए जैसे ही उसने रिंकी को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, रिंकी ने उसे धक्का देकर अलग कर दिया। तुम्हारे इरादे अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। अब तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली मैं। मुझे मेरे होने वाले बच्चे के लिए जस्टिस चाहिए। या तो तुम मुझसे शादी करके मुझे अपनाओ, या फिर मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने ले आऊंगी और फिर माल्या इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। तुम क्या हमें बदनाम करोगी? क्या सबूत है कि ये बच्चा मेरा है? ये प्रूफ करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, समझे? अब फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना है। जतिन वैसे ही शराब के नशे में डूबा हुआ था। ऊपर से रिंकी की बातें सुनकर उसे और गुस्सा आने लगा। उसने अपने हाथों में रखी हुई शराब की बोतल को तोड़ा और रिंकी के पेट पर वार कर दिया। वो तब तक मारता रहा जब तक रिंकी मर नहीं गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे लगने लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने रिंकी के ऊपर शराब डालकर उसे आग लगा दी। बाहर तेज बारिश होने लगी। ऐसी बारिश में उसने रिंकी की जली हुई लाश अपने एक नौकर की मदद से गेस्ट हाउस के पीछे दफना दी। कुछ दिनों के बाद सब कुछ पहले जैसा ही चलने लगा। जतिन अपने पापा की नई सेक्रेटरी मिस निकिता के साथ अपनी कार में गेस्ट हाउस पहुंचा। तेज बारिश हो रही थी, रह रहकर बिजली चमक रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज रहा था। ऐसे में अपने बड़े से गेस्ट हाउस में बिजनेसमैन जतिन अपनी सेक्रेटरी के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। बरसात का मौसम अच्छे अच्छे इंसान के मन में काम वासना जगा देता है। ऐसे में दिलफेक आशिक मिजाज लोगों का क्या कहना। निकिता जितनी तन्मयता से अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दे रही थी, वही जतिन की निगाहें उसी के ऊपर टिकी हुई। उसकी खूबसूरती में डूबकर जतिन के ऊपर शराब का नशा कुछ और ही ज्यादा चढ़ रहा था। बस निकिता, यू आर लुकिंग फैब्युलस। तुम्हारी आंखें कितनी गहरी और काली हैं, जो देखें उसी में खो जाए। सच में सर? आप सच कह रहे हो या मजाक कर रहे हो? निकिता को अपनी बातों में इंटरेस्ट लेते देख जतिन उसके और करीब आ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लिया। सच कह रहा हूँ निकिता, तुम्हारी आंखें जो है ना। जतिन निकिता से बोल ही रहा था कि अचानक अपनी जगह से पीछे हट गया। निकिता का चेहरा बदल चुका था। खूबसूरत चेहरे की जगह एक जला हुआ चेहरा था। आंखों की जगह गड्ढे। पूरा शरीर बड़ा ही भयानक था। क्या हुआ? अब मेरी आंखों में डूबने का मन नहीं कर रहा है क्या? क्यों दूर जा रहे हो मुझसे? मेरे पास आ जाओ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जतिन पीछे हटते हुए उसी जगह पहुंच गया जहां पर उसने रिंकी की लाश को गाड़ा था। वो जगह खुदी हुई थी और रिंकी की लाश गायब थी। जतिन ये देखकर बहुत हैरान हो गया। कभी उसे अपने सामने निकिता नजर आती तो कभी रिंकी की जली हुई लाश। तेज बारिश में रिंकी की लाश के ऊपर से मिट्टी बह रही थी। जतिन डरते हुए पीछे हट रहा था। अचानक ही वो गड्ढे में गिर गया। उसके गड्ढे में गिरते ही आसपास की मिट्टी खुद ही उड़कर उस गड्ढे को भरने लगी। जतिन खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चीख रहा था। कुछ देर बाद उसकी आवाज भी खामोश हो गई। रिंकी की आत्मा जोर जोर से हंस रही थी।